हेलो, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो हम आज फिर से आपके सामने लेके आए हैं बिल्कुल दिल दहला देने वाला टॉपिक। कौन सा बताएगा कोई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आज एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक टॉपिक है जो बच्चों को बहुत लेंथी लगता है। उन्हें इतनी समझ में नहीं आता कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है। तो हम आपको अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपली आज इस तरह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताएंगे कि बिल्कुल आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है? आपने देखा होगा कि जहाँ पे कोई क्राइम होता है, कोई क्राइम, तो उस क्राइम साइट से क्या करते हैं, सीआईडी वाले जाते हैं और वहाँ पे जो ब्लड वगैरह होता है पड़ा हुआ, या कोई नर्व्स मिल जाते हैं, ब्लड मिल जाए या हेयर्स मिल जाए, उसको भी उठा लेते हैं। उसको क्यों उठाते हैं? उसको उठा के उस ब्लड से या उस हेयर से वो क्या करते हैं, डीएनए को निकाल लेते हैं, डीएनए को इंटेक्ट कर लेते हैं। बाद में जिस पे उनको शक होता है कि हाँ यार शायद इसी ने ये घटना की हो यहाँ पे, ठीक है, ये घटना की हो यहाँ पे, तो उस सस्पेक्टेड पर्सन का डीएनए निकाल लेते हैं। बाद में दोनों का डीएनए में डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, दोनों के डीएनए में डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस निकालने के बाद उसमें मैचिंग करते हैं। अगर वो मैचिंग सेम आ रही है, ठीक है, तो वो जान जाते हैं कि हाँ भैया घटना इसी ने की है। पहला एप्लीकेशन तो ये होगा। दूसरा एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहाँ है? दूसरा एप्लीकेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है पैटर्निटी टेस्ट में। अगर मान लीजिए आपको, अगर अपने पिताजी नहीं पता है कि आप बचपन में मान लीजिए कहीं गए हैं, वहाँ खो गए, मेले वगैरह में, कुंभ में गए और कुंभ में मान लीजिए आप खो गए हैं, ठीक है, और अचानक 20 साल बाद कोई आया, बताया कि भैया तुम्हारे पिताजी तो ये रहे और आपको अब कंफर्मेशन कराना है कि भैया हमारे पिताजी ये हैं, तो कैसे हैं, कोई सबूत दीजिए हमें। तो क्या होता है, वहाँ पे भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। आपके डीएनए को मैच किया जाएगा और आपके पिताजी के डीएनए को मैच किया जाएगा। उनके बीच में डिफरेंस निकाला जाएगा और डिफरेंस निकालने के बाद मैचिंग की जाएगी। अगर मैचिंग हो रही है तो मान लीजिए वो आपके ही पिताजी हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सोसाइटी के अंदर दो जगह यूज़ है। एक तो फॉरेंसिक टीम वाले करते हैं जब कोई घटना वगैरह होती है, कोई क्राइम वगैरह होता है। दूसरा पैटर्निटी टेस्ट के अंदर होता है। तो हम शुरू करते हैं पर्पस। तो हमें पता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, टंग 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 टंग, ये रही आपकी टेस्ट ट्यूब एंड ये रहा आपका डीएनए। ठीक है, ये रहा आपका डीएनए। आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के अंदर सभी का डीएनए जो होता है 99.9% सेम होता है। केवल 1% जो डीएनए होता है, 0.1% जो डीएनए होता है वो केवल डिफरेंट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे 99.9% डीएनए इज सेम। ठीक, 99.9% डीएनए सेम होता है। अब 99.9% डीएनए के अंदर लगभग 3 × 10⁻9 बीपी। बीपी को यहाँ पे ब्लड प्रेशर ना समझिएगा भैया, ठीक है। बीपी का मतलब होते हैं यहाँ पे बेस पेयर, ठीक है। 99.9% जो होता है डीएनए सेम होता है, जिसके अंदर लगभग 3 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर क्या होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल, ठीक है, ये होते हैं बेस पेयर। और यहाँ पे 0.1% डिफरेंट, 0.1% जो डीएनए होता है वो डिफरेंट होता है। उसके अंदर भी लगभग 3 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। तो भैया अगर हमें डीएनए के बीच में डिफरेंस निकालना है और अगर हम ह्यूमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो भैया निकालना तो मान लीजिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 × 10⁻6 बेस पेयर ये बहुत लंबा सीक्वेंस होगा और बहुत ज़्यादा इसके अंदर बेस पेयर होंगे। तो इसकी सीक्वेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, ठीक है, इसकी सीक्वेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए जो इसकी सीक्वेंसिंग खुद आसानी से कर सके और जो कम कॉस्ट में हो और बहुत जल्दी हो जाए। तो क्या होगा यहाँ पे, इट इज़ वेरी लार्ज डीएनए, इट इज़ वेरी लार्ज डीएनए, ठीक है। सो वी यूज्ड अदर मेथड to find difference between DNA। तो हमारा पर्पस क्या रहेगा? हमें पता है कि 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है, जिसके अंदर लगभग 3 × 10⁻9 बेस पेयर होते हैं। जो हमारा 0.1% जो डीएनए होता है वो लगभग सभी ह्यूमन में डिफरेंट होता है। उसके अंदर भी 3 × 10⁻6 बेस पेयर होते हैं, जिसकी सीक्वेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल काम हो गया था। हमें पता क्या करना है, हमें 2 डीएनए के बीच में पहले तो डिफरेंस पता करना है कि अंतर क्या है, ठीक है।
तो अगर हम ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था, अगर उसके हिसाब से इसकी सीक्वेंसिंग करें तो इसकी सीक्वेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सो वी यूज अदर मेथड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डीएनए। ठीक है, हम कोई ऐसी तकनीक अपनाएंगे जो आसानी से हो सके और कम कॉस्ट में हो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, आप देखते हैं प्रिंसिपल क्या है इसका। प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रिंसिपल हम अब देखेंगे क्या होता है। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, जब हम किसी सेल से, ठीक है, जब हम किसी सेल से डीएनए को इंटेक्ट करते हैं तो उसको हम जीनोमिक डीएनए बोलते हैं। जीनोमिक डीएनए ये हमारा दो टाइप का हो सकता है, एक कोडिंग डीएनए, एक नॉन कोडिंग डीएनए। नॉन कोडिंग डीएनए, कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए किसे कहते हैं? कोडिंग डीएनए वो होता है जो प्रोटीन हमारा बनाता है, और नॉन कोडिंग डीएनए वो होता है जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है, उसको हम नॉन कोडिंग डीएनए भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम होता है जंक डीएनए। ठीक, कोडिंग डीएनए को हम फंक्शनल डीएनए भी बोल सकते हैं, फंक्शनल डीएनए। ठीक है, फंक्शनल डीएनए बोल सकते हैं। अब ये जो हमारा नॉन कोडिंग डीएनए है, अब हम आपको बिल्कुल जीनोमिक डीएनए के अंदर दो भागों में डीएनए बढ़ गया, कोडिंग और नॉन कोडिंग। ठीक है, कोडिंग क्या करेगा, ये प्रोटीन बना सकता है, और नॉन कोडिंग क्या करेगा, ये प्रोटीन नहीं बनाता है, ये जंक डीएनए होता है। अब आप कोडिंग डीएनए को बिल्कुल भूल जाएं। ठीक है, अब जो सारा काम होने वाला है वो सब नॉन कोडिंग डीएनए के ऊपर होने वाला है। ठीक, कहाँ पे होगा, सारा काम जो होगा आपका नॉन कोडिंग डीएनए के ऊपर होगा। और ये नॉन कोडिंग डीएनए पाया कहाँ जाता है, जिसकी मान लीजिए आपका क्रोमोसोम है, ये आपका रहा क्या, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर के पास, ठीक, यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर के पास पाया जाएगा, सेंट्रोमियर के पास पाया जा सकता है, या ये टीलोमियर के पास भी पाया जा सकता है। ये सेंट्रोमियर या टीलोमियर के पास ही पाया जा सकता है। ठीक है, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, ये जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। अब इस जीनोमिक डीएनए का हम क्या करेंगे, एक मेथड आता है सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या करेंगे, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए जो कोडिंग डीएनए होगा, जिसे हम बल्क डीएनए या फंक्शनल डीएनए भी बोल सकते हैं, वो हमारा अलग सेपरेट हो जाएगा या अलग एक्युमुलेट हो जाएगा। जो हमारा सैटेलाइट डीएनए होगा, नॉन कोडिंग होगा या जंक डीएनए होगा, वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से नीचे की ओर एक्युमुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे जीनोमिक डीएनए है, क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, सीजियम क्लोराइड CSCl सेंट्रीफ्यूगेशन सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रही आपकी क्या, टेस्ट ट्यूब, ये रही आपकी टेस्ट ट्यूब, और यहाँ पे आपका प्राइमरी डीएनए या बल्क डीएनए आ जाता है। इसको हम बोलते हैं बल्क डीएनए या प्राइमरी डीएनए। ठीक, इसके नीचे आ जाएगा आपका सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट या सेकेंडरी डीएनए। हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमने एक सेल से
डीएनए को निकाला था, उस डीएनए को हमने सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन कराया और टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको हमने डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कर लिया। ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कर लिया। ये टेस्ट ट्यूब रही और बीच में आपका आ जाएगा बल्क डीएनए जो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इसे प्राइमरी डीएनए बोल सकते हैं। और नीचे आपका आ जाएगा सैटेलाइट डीएनए जो सेकेंडरी डीएनए इसको बोलते हैं। ये नॉन फंक्शनल होता है और ये प्रोटीन नहीं बनाता आपकी। ठीक है, ये प्रोटीन नहीं बनाता। ये सैटेलाइट डीएनए, यार स्पेलिंग गलत होगी यहाँ पे सैटेलाइट की, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं यार, स्पेलिंग तो हमारी पूछो ना क्या हाल है इसके, सैटेलाइट। ठीक है, ये होगा सैटेलाइट डीएनए। अब जो सैटेलाइट डीएनए के हैं यहाँ पे कुछ फीचर है सैटेलाइट डीएनए के, देखते हैं कौन कौन से हैं। देखते रहिए, आपको बस मज़ा। ये कहाँ से निकाला गया है? कैन बी सेपरेट फ्रॉम बल्क डीएनए, कैन बी सेपरेट फ्रॉम बल्क डीएनए बाय CSCL सेंट्रीफ्यूगेशन। नंबर 2 क्या होगा? मोर डेंस इट इज मोर डेंस देन बल्क डीएनए। एंड नंबर 3 लिखते रहिए, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए। एंड नंबर 4 शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, हमने क्या किया? जीनोमिक डीएनए लिया जिसका सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, जीनोमिक डीएनए लिया जिसका सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन किया। हमें लैब के वो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, जो डीएनए है वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से एक्युमुलेट हो गया, डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग हो गया। ठीक है, इसकी डेंसिटी काहे के बेसिस पे होती है? जिसके अंदर जीसी कंटेंट मतलब ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट ज्यादा होगा वो मोर डेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क डीएनए हमारा आएगा जिसको हम प्राइमरी डीएनए बोलते हैं, और नीचे हमारा क्या आ गया? सैटेलाइट डीएनए जिसको हम सेकेंडरी डीएनए बोलते हैं। अब इस सैटेलाइट डीएनए के कुछ फीचर हैं, वो कौन कौन से हैं? कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क डीएनए बाय सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन से बल्क डीएनए से निकाला गया है। ठीक है, और ये मोर डेंस है बल्क डीएनए से, और रिपीटेटिव डीएनए भी है, और शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। रिपीटेटिव डीएनए किसे बोलते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? अगर मान लीजिए कोई डीएनए है जिसके सीक्वेंस मान लीजिए ATT बार बार आ रहे हैं, सेम सीक्वेंस बार बार आ रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? चलिए आप सब्र जरा रखिए, उसको भी आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक रहेगा रिपीटेटिव डीएनए। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। काहे का स्वाद भैया? खिचड़ी का। खिचड़ी खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगती है। अच्छी लगती है ना? बताइए आप लोग, क्या अच्छा लगता है? खिचड़ी काहे की? अरहर की या उर्द की? तो उस खाने की बातें ना करें और पढ़ाई पे आप लोग भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब कौन सा टॉपिक हमारा रहेगा? रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए। It is that DNA having a particular repeat many time। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है? ये आपका रहा डीएनए। ठीक है, इसके ऊपर जो सीक्वेंस हैं ATC, ठीक, यहाँ पे ATC, यहाँ पे ATC, यहाँ पे ATC। तो आप देख रहे होंगे कि ये डीएनए है और इस डीएनए के ऊपर जो सीक्वेंसिंग आ रही है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ATC। तो इस तरह का डीएनए को हम बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए, जिसमें बार बार सेम सीक्वेंस आया उसको बोलते हैं रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है,
अब जो ये रिपीटेटिव डीएनए है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट या टू टाइप। इट इज डिवाइड इन टू पार्ट। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है, माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट या मिनी सैटेलाइट। हमने क्या किया, जो जीनोमिक डीएनए से रिपीटेटिव डीएनए निकला था, रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर सीक्वेंस का रिपीट बार बार हो, उसको रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं। बाद में जो सैटेलाइट डीएनए है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो हो गया माइक्रो सैटेलाइट, दूसरा हो गया मिनी सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट क्या होगा, जिसके जो रिपीट होंगे उसके अंदर केवल 3 से 6 बेस पेयर होंगे, ठीक है, 3 से 6 बेस पेयर होंगे और इसका साइज भी छोटा होगा और नंबर भी कम होंगे, इसीलिए इनको हम माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। और मिनी सैटेलाइट क्या होते हैं, इनके अंदर जो बेस पेयर की संख्या होगी वो होगी ढेर, इनका साइज भी ज़्यादा होगा और ये मोर डेंस होंगे, ठीक है, ये मोर डेंस होंगे। तो सैटेलाइट डीएनए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत हो रही है आज, पंखे सब बंद पड़े हैं। अगर पंखा चलाएं तो उसकी आवाज़ आती है तो लेक्चर के अंदर मज़ा नहीं आता है। सैटेलाइट डीएनए यहाँ पे लिखते हैं हम, सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। इसको हम कहाँ के हिसाब से बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीट एंड साइज ऑफ रिपीट या डेंसिटी, ठीक है। सैटेलाइट डीएनए को हम रिपीट के हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से और उनकी डेंसिटी के हिसाब से इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला कौन सा होगा हमारा, माइक्रो सैटेलाइट, नंबर 1 माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। जो माइक्रो सैटेलाइट होगा उसके अंदर रिपीट कैसे होंगे दिखाते हैं आपको हम, जैसे कि ATC, ठीक है। या अगर इसको हम 6 भी कर दें तो GCTAAC, ठीक है, GCTAAC, तो हमने बताया था जो माइक्रो सैटेलाइट होंगे उनके अंदर जो नाइट्रोजनी बेसेस होंगे उनकी संख्या 3 तक हो सकती, 3 से 6 तक हो सकती है, उनको हम माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। क्या होगा इसके अंदर, साइज ऑफ रिपीट कम होंगे, साइज ऑफ रिपीट कैसा होगा, स्मॉल होगा। इसके अंदर साइज ऑफ रिपीट स्मॉल होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल 3 नाइट्रोजनी बेसेस हैं, यहाँ पे केवल 3 नाइट्रोजनी बेसेस हैं, यहाँ पे केवल 3 नाइट्रोजनी बेसेस हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं। अगर देखा जाए तो इनका जो साइज ऑफ रिपीट है वो कम है, ठीक है। नंबर ऑफ रिपीट यहाँ पे कितने होंगे, लेस होंगे। जीसी कंटेंट लो, अगर जीसी कंटेंट इसके अंदर लो होगा तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी, इनकी डेंसिटी हाई होगी या लो, इनकी डेंसिटी लो होगी, ठीक है। जो हमारे अब माइक्रो सैटेलाइट है, माइक्रो सैटेलाइट के अंदर इनका साइज ऑफ रिपीट छोटे होंगे, इनके अंदर नंबर ऑफ रिपीट है वो भी कम होंगे और इनका जो जीसी कंटेंट होगा, मतलब जीसी कंटेंट गुआनोसिन और साइटोसिन का जो कंटेंट होगा वो भी कम होगा। जब इनका कंटेंट ही कम होगा तो हमने क्या बताया था, जो डेंसिटी होती है वो किसके आधार पर होती है, जितना ज़्यादा हमारा जीसी कंटेंट ज़्यादा होगा वो कंपाउंड इतना ही ज़्यादा डेंस होगा, ठीक है, उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर जीसी कंटेंट कम होगा तो हमारा वो कंपाउंड की डेंसिटी भी कम होगी। तो जो माइक्रो सैटेलाइट है उनकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं FTR। ये टर्म को आप याद रखिए, ये नीट के पेपर में बहुत आता है, FTR,
आर मतलब शॉर्ट टेंडम रिपीट, शॉर्ट टेंडम रिपीट, शॉर्ट टेंडम रिपीट, ठीक है। FTR का मतलब हुआ शॉर्ट टेंडम रिपीट। अब देखते हैं यहां पे हम मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो रिपीट होंगे वो लार्ज होंगे, जैसे कि मान लीजिए AT CG AA TG, ठीक है। इसी तरह AT CG AA TG, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं इनका जो साइज है, इनका जो साइज है वो माइक्रो सैटेलाइट से ज्यादा है, और इनका जो नंबर होगा, यहां पे 100 लिख दीजिए, यहां पे 100 लिख दीजिए, यहां पे जो इनका नंबर होगा वो भी ज्यादा होगा, मतलब इनका सिर्फ साइज ऑफ रिपीट है और नंबर ऑफ रिपीट है ज्यादा होगा। यहां पे क्या है, साइज ऑफ रिपीट, ठीक है, वो हाई होगा, साइज ऑफ रिपीट हाई नहीं मोर लिखते हैं, ठीक है। यहां पे साइज ऑफ रिपीट है ये ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ रिपीट, नंबर ऑफ रिपीट लार्ज होगा। तो हम कहाँ थे, तो हम देख रहे थे जो मिनी सैटेलाइट है उसके अंदर साइज ऑफ रिपीट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और नंबर ऑफ रिपीट ज्यादा होगा। जीसी कंटेंट हाई, जीसी कंटेंट हाई होगा, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी भी हाई होगी, ठीक, मोर डेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं VNTR, VNTR। VNTR की फुल फॉर्म क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इसलिए उसको बोलते हैं क्योंकि हर ह्यूमन के अंदर ये जो रिपीट है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही आपको बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म आपको देखने मिलेगी। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होंगे, ये सभी ह्यूमन के अंदर अलग अलग होंगे, ठीक है, सेम नहीं होंगे। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, ठीक है। तो इतनी कहानी तो हमारी अब बन चुकी है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सबसे पहले क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। हमने इसका पर्पस पढ़ा कि हम कर क्या रहे हैं आखिरकार इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, हमें दो ह्यूमन के अंदर उनके डीएनए के बीच में डिफरेंस पता करना है कि डीएनए के अंदर डिफरेंस क्या है। हमने देखा कि जो डीएनए होता है, ठीक है, जो डीएनए होता है उनमें 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर 9 बेस पेयर पाए जाते हैं। 99.9% डीएनए सेम होता है। जो 0.1% डीएनए अलग होता है उसके अंदर भी आपके 3 × 10 की पावर 6 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब 3 × 10 की पावर 6 बेस पेयर का मतलब है बहुत ज़्यादा बेस पेयर, उनकी सीक्वेंसिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये बहुत बड़ा डीएनए है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डीएनए है, इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए हम कोई अदर मेथड अपनाएंगे, ठीक है। तो हम आते हैं, तो हमने डीएनए टेक्नोलॉजी अपनाई। हमने क्या किया कि एक सेल लिया, एक पर्टिकुलर सेल लिया, उस सेल से हमने डीएनए को निकाल लिया, ठीक है, उस सेल से हमने डीएनए को निकाल लिया। डीएनए को निकालने के बाद एक मेथड आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बताइए, जिसको बोलते हैं सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन। सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या होता है, जो डीएनए होता है वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है। जब हम सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं तो बीच में, टेस्ट ट्यूब के बीच में लगभग जो हमारा फंक्शनल डीएनए होता है, जिसको हम प्राइमरी डीएनए या बल्क डीएनए बोलते हैं, वो आ जाता है। फंक्शनल डीएनए किसे बोलते हैं, अभी बताया था आपको, मतलब जो प्रोटीन बनाए, जो भी डीएनए प्रोटीन बनाए उसको हम कोडिंग डीएनए, फंक्शनल डीएनए या बल्क डीएनए बोल सकते हैं, और जो प्रोटीन ना बनाए उसको हम जंक डीएनए, सेकेंडरी डीएनए या नॉन कोडिंग या नॉन फंक्शनल डीएनए बोल सकते हैं, ठीक है, उसको हम नॉन फंक्शनल डीएनए बोल सकते हैं। तो सीजियम क्लोराइड के थ्रू हमें सैटेलाइट डीएनए था, वो बल्क डीएनए के नीचे मिल गया, ठीक है। अब इस सैटेलाइट डीएनए को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। सैटेलाइट डीएनए को 2 भागों में कहां बांट सकते हैं, एक तो कौन सा, माइक्रो सैटेलाइट। माइक्रो सैटेलाइट क्या होते हैं, जिनके अंदर जो रिपीट हैं, जैसे कि ATC
इनके रिपीट जो होंगे वो छोटे होंगे, मतलब नाइट्रोजनी बेसेस जो होंगे वो ज़्यादा नहीं होंगे, 3 से लेकर 6 तक ही होंगे एक रिपीट के अंदर, और इनका जो रिपीट का नंबर होगा वो भी बच्चों कम होगा। तो इनका जो होगा साइज और रिपीट छोटा होगा, नंबर ऑफ रिपीट कम होंगे और जीसी कंटेंट इनके अंदर कम होगा। जब जीसी कंटेंट इनके अंदर कम होगा तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। जब जीसी कंटेंट भैया कम है तो डेंसिटी तो वैसे भी कम होगी। दूसरे नंबर पर कौन सा था हमारा, मिनी सेटेलाइट। मिनी सेटेलाइट के अंदर हमने क्या पढ़ा, जो साइज ऑफ रिपीट होंगे ये ज्यादा होंगे, इनके अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे वो भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और इनका जो जीसी कंटेंट था वो हाई था। जब जीसी कंटेंट हाई है तो क्या होगा, जब जीसी कंटेंट हाई है तो इनकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। इसी के बेस के ऊपर हमने बोला कि जो माइक्रो सैटेलाइट है इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट। क्या बोलते हैं, शॉर्ट टेंडम रिपीट। साथ ही साथ कॉपी में आप लिखते रहिए जिससे आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वरना अगर आप केवल लेक्चर देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो आप भूल जाएंगे। मान लीजिए आपको अभी याद रहेगा, लेकिन अगर यही बात आपसे 2 घंटे बाद पूछ ली जाए तो आप भूल जाएंगे। अगर लिख लेंगे तो लगभग 2-3 दिन तो याद ही रहेगा, बाद में उसको रिवाइज करें धीरे धीरे तो पूरा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है आपका मिनी सेटेलाइट। मिनी सेटेलाइट को हम क्या बोलते हैं, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ही जो मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन या मान लीजिए जो म्यूटेशन जो होता है वो शॉर्ट टेंडम रिपीट के अंदर नहीं होता। अब म्यूटेशन क्या होता है ये बताइए। म्यूटेशन होता है ये, मान लीजिए कोई डीएनए है, डीएनए, ठीक है। अगर उस डीएनए पे जो कोड है ATCG या मान लीजिए जो नाइट्रोजन बेसेस लगे हैं, अगर उनकी हम केमिस्ट्री में अल्टरिंग कर दें, या मान लीजिए जैसे कि ATC लिखा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ATC लिखा है। अब यहाँ पे हम T को रिप्लेस कर दें, ठीक है, T को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे C लगा दें, ACC, ठीक है। तो क्या हुआ, T यहाँ से हट गया और C आ गया, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। तो जो म्यूटेशन होता है वो STR के अंदर नहीं होता है, शॉर्ट टेंडम रिपीट के अंदर नहीं होता है, वो केवल होता है म्यूटेशन प्रेजेंट इन VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के अंदर ही पाया जाता है। म्यूटेशन इसके अंदर इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये ज्यादा डेंस होते हैं और इनका साइज भी बड़ा होता है और ज्यादा से ज्यादा इनके अंदर नाइट्रोजनी बेसेस पाए जाते हैं। अब कोई बताएगा यहाँ पे, देखते हैं कौन इतना ब्रिलियंट है। अगर कोई इसका आंसर दे दे तो उसको हम 1 रुपए की टॉफी फ्री देंगे, ऑनलाइन भेज देंगे, ठीक है, खा लीजिएगा। ठीक, म्यूटेशन और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर फर्क क्या है, बता सकता है कोई? चलो हम बता रहे हैं। म्यूटेशन हमने जैसे कि बताया कि अगर डीएनए के सीक्वेंस के अंदर चेंजिंग कर दी जाए या मान लीजिए चेंजिंग हो जाए तो उसको हम म्यूटेशन बोल रहे हैं। मतलब म्यूटेशन क्या है, जो चेंजिंग का प्रोसेस है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। और जो म्यूटेशन के बाद, चेंजिंग होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए अगर डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाए, जब डीएनए का सीक्वेंस चेंज होगा तो डीएनए के सीक्वेंस के चेंज होने के बाद जो प्रोटीन बनेगी वो भी अलग बनेगी, और प्रोटीन अगर बनेगी तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। जब जीनोटाइप चेंज होगा तो फिनोटाइप भी चेंज होगा, ठीक है, फिनोटाइप भी चेंज होगा, फिनोटाइप भी तब चेंज हो जाएगा। तो ये केवल आपका वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के अंदर पाया जाता है, ठीक। तो हम देखते हैं कि VNTR क्या होता है। हमने इसको लगभग अपनी भाषा में सिंपली एक्सप्लेन कर दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। हाल क्या है, गाना सुनोगे कोई लोग, बताओ, मन हो तो सुना दें। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, डीएनए फिंगरप्रिंट का पढ़ाना गजब ढा गया। वाह वाह, क्या गाना बने। देख फिज्म हेडिंग लगाइए यहाँ पे बड़ी बड़ी, कौन सी, अरे यार बताओ, ये हालात चल रहे हैं कि मार्कर से इंक भी खत्म हो रही है। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, जेनेटिक लेवल ऑफ वेरिएशन। जेनेटिक लेवल की जो वेरिएशन होती हैं उनको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जेनेटिक लेवल वेरिएशन, जेनेटिक लेवल वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म इज रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ये है रिजल्ट म्यूटेशन क्या। अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जी आपका रहा क्या, वेव नहीं भैया, ये डीएनए है। सुंदर बना दे जरा, ठीक है। जैसे कि ये रहा आपका कोडिंग पार्ट, कोडिंग वाला डीएनए, ये रहा आपका
कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए, ये रहा आपका नॉन कोडिंग डीएनए। इतना पार्ट कैसा है? नॉन कोडिंग, ठीक है, नॉन कोडिंग। अगर आपकी जो वेरिएशन है अगर कोडिंग वाले पार्ट में हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ATCG, तो यहां पे ATCG है, इसको क्या करें? ACGC, ठीक है। यहां पे जो आपका ये T है, T, इसको हटा के हमने यहां पे थायमिन की जगह साइटोसिन लगा दिया, तो यहां पे क्या हुआ? म्यूटेशन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? अगर कोई भी सीक्वेंस से अगर केवल एक नाइट्रोजनी बेसिस हटा दिया जाए, उसकी जगह दूसरा नाइट्रोजनी बेसिस लगा दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अगर पॉइंट म्यूटेशन कोडिंग वाले रीजन में हो रही है, कोडिंग रीजन क्या था हमारा? जहां पे प्रोटीन बन सकती है, अगर यहां पे हो रही है तो प्रोटीन चेंज हो सकती है। मैं भी प्रोटीन चेंज, ठीक है। अगर कोडिंग रीजन के अंदर म्यूटेशन हो रही है तो ये प्रोटीन को बदल सकती है। अगर नॉन कोडिंग म्यूटेशन हो रही है तो क्या होगा? नॉन कोडिंग रीजन के अंदर क्या होता है कि ये डीएनए को तो डीएनए प्रोटीन बनाएगा नहीं, म्यूटेशन तो हो जाएगी लेकिन वो कोई इफेक्ट शो नहीं करेगी। म्यूटेशन हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन जो होगा आपको नॉन कोडिंग वाले भाग में ही देखने को मिलेगा। इसी रीजन में सबसे ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो कोई भी फिनोटाइप चेंज नहीं करेगा। ये फिनोटाइप चेंज कर सकता है, ठीक है, ये एक नया एलील बना सकता है, और ये नया एलियन भी बना सकता है, और ये हार्मफुल भी हो सकता है। अगर ये हार्मफुल होकर ऑर्गेनिज्म की डेथ करा दे तो मान लीजिए जो ये म्यूटेशन हुई है उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो नॉन कोडिंग रीजन में अगर म्यूटेशन अगर हमारी हो रही है नॉन कोडिंग रीजन वाले भाग में, तो क्या होगा? यहाँ पे फिनोटाइप के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जर्म प्लास्ट के अंदर स्टोर होती रहेंगी, एक्युमुलेट होती रहेंगी, और जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ACTG, अगर मान लीजिए यहाँ C वाले पार्ट को हमने हटा दिया, ATTG, यहाँ पे भी हमने पॉइंट म्यूटेशन की, यहाँ पे भी हमने क्या किया? यहाँ पे भी हमने अगर पॉइंट म्यूटेशन किया, ठीक है, तो क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। नो इफेक्ट किस लिए? क्योंकि भैया नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। समझ चुके हैं? पॉलीमॉर्फिज्म आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म आपने समझ लिया होगा कि क्या होता है। कोडिंग वाले रीजन में अगर कराएंगे तो प्रोटीन चेंज हो सकती है, और नॉन कोडिंग वाले रीजन में कराएंगे तो भैया कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये बिल्कुल नल्ले बैठे होते हैं, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इनको कितनी भी गाली दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोडिंग वाले में फर्क पड़ सकता है, समझे? अपनी भाषा में बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनमें आप कितनी भी म्यूटेशन करिए, बस ये क्या करेंगे? सुनते रहेंगे। जैसे क्या बताया कि जो बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं, नल्ले होते हैं, तो उनको आप गाली दीजिए, ताना मारिए, कुछ कहें, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सुनते रहते हैं, आगे चल के पास आउट कर देते हैं दूसरे को, ठीक है। वो खाए और दूसरे को पास आउट कर दिए। इसी तरह नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर अगर म्यूटेशन हो रही है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। ये बस क्या करेंगे? उसको स्टोर करते रहेंगे, ठीक है, उसको स्टोर करते रहेंगे, और नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इसको पास आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सिंगिंग करने का बड़ा मन हो रहा है यार आजकल। बताओ कुछ, तानसेन को बुलाओ, तानसेन जी को बुलाओ तो बढ़िया, हमको थोड़े एक दो सुर सिखाएं वो, फिर गाएं हम भी तानसेन जी की तरह। जब गाएं तो आसमान से पानी बरसने लगे। कहते थे कि जब तानसेन जी पहले गाना गाते थे तो बारिश होने लगती थी। तो आजकल के जब गाने निकल रहे हैं तो क्या होता है कि उसमें कहते हैं कि मेरे यार हंस रहा है बारिश की जाए। वो जब गाना गाते थे तब बारिश होती थी, और अब जनाब हंस रहे हैं तब बारिश हो रही है। मतलब बारिश हो रही है, हंसने से भी बारिश हो रही है, गाना गाने से बारिश हो रही है। क्या यार फिनोमिना। इसको समरी के हिसाब से हम देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, अगर ये कोडिंग वाले रीजन में हो रहा है, अकर इन कोडिंग रीजन, कोडिंग पार्ट लिख देते हैं, कोडिंग पार्ट। अगर ये कोडिंग वाले ये कर सकता है, कैन प्रोड्यूस न्यू एलील, और ये कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, और ये घातक भी हो सकता है,
कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, अगर ये हार्मफुल इफेक्ट यहाँ पे दर्शा रहा है तो पॉलीमॉर्फिज्म जो यहाँ पे होगी, म्यूटेशन जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। म्यूटेशन रिजेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूटेशन होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। अगर ये कहाँ पे हो रहा है, अगर ये नॉन कोडिंग वाले रीजन में हो रहा है तो क्या होगा, इफ अकर इन नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग पार्ट, अगर ये नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है तो ये कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाए। ठीक है, ये क्या करेगा, नथिंग शो एनी इफेक्ट, ये कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। ठीक है, और जब इफेक्ट नहीं दिखाएगा तो ये रिजेक्ट भी नहीं होगा, नॉट रिजेक्टेड एंड गेट एक्यूमुलेट। ठीक है, तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म बताया था, अगर ये कोडिंग वाले पार्ट में हो रहा है तो ये एक न्यू एलील भी बना सकता है और ये एक हार्मफुल इफेक्ट भी दिखा सकता है। हार्मफुल इफेक्ट अगर इसने दिखाया तो ऑर्गेनिज्म की मौत भी हो सकती है। अगर हार्मफुल इफेक्ट दिखाया, मौत हो गई, तो इस तरह के म्यूटेशन को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो म्यूटेशन जो था वो रिजेक्ट हो जाता है। अगर ये नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है, ठीक है, तो भैया नॉन कोडिंग पार्ट में हो रहा है तो हमने बताया था इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, तो नथिंग शो एनी इफेक्ट, और ये रिजेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, जब कोई इफेक्ट नहीं दर्शा रहा है तो ये रिजेक्ट भी नहीं होगा और ये एक्युमुलेट होता जाता है जर्म ब्लास्ट के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो लगभग पढ़ लिया है। तो अगर हम पूरी समरी देखें, शुरुआत से हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, देखते हैं शुरुआत से हम पढ़ते क्या आ रहे हैं। इसको 2-4 लाइनों में हम एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डीएनए। ठीक है, अगर हमको डीएनए, ठीक है, तो फोकस ऑन दिस डीएनए वेयर मोर चांस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, अगर हमें डीएनए के बीच में बटवी खाली लिखा है, अगर डीएनए के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है तो हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए, जहाँ पे डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ में डीएनए में ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मिले। ठीक है, और हमें पता था डिफरेंस कहाँ पे मिलेगा, मोर डिफरेंस प्रेजेंट इन कहाँ पे, नॉन कोडिंग रीजन। मोर डिफरेंस प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, नॉन कोडिंग रीजन के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे हम सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए के भी अंदर कहाँ पे मिलेगा, मिनी सैटेलाइट। ठीक है, तो अगर हमें डीएनए के बीच में डिफरेंस निकालना है तो हमें फोकस करना चाहिए जहाँ पे डीएनए के डिफरेंस होने के चांस जहाँ पे ज़्यादा है। डीएनए के डिफरेंस होने के पास चांस कहाँ पे ज़्यादा थे, जहाँ पे 0.1% डीएनए अलग था। ठीक है, 0.1% डीएनए अलग था, और 0.1% डीएनए था उसमें भी कोडिंग था, नॉन कोडिंग था। तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए हम जाएंगे नॉन कोडिंग वाले पार्ट के अंदर, कोडिंग वाले में नहीं जाएंगे। नॉन कोडिंग वाले पार्ट के अंदर भी कहाँ जाएंगे, नॉन कोडिंग वाला जो पार्ट था वहाँ पे भी 2 पार्ट थे। कौन कौन से, एक था हमारा मैक्रो सैटेलाइट, एक था हमारा मिनी सैटेलाइट। तो हम जाएंगे मिनी सैटेलाइट के अंदर, और मिनी सैटेलाइट के अंदर हमें क्या होगा, मिनी सैटेलाइट के अंदर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो होगा। यहां पे क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हमारा
सेटेलाइट डीएनए के मिनी सेटेलाइट के अंदर हिस्सा होगा। तो हमारी कहानी इतनी बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। अगर लिखेंगे नहीं तो बस देख रहे हैं लेक्चर और ऐसे ऐसे ही हवा में हो जाएगा। ठीक है, आप बस 1-2 बार इसको अच्छे से लिखिए और अच्छे से समझिए, अगर आपके ब्रेन में छप ना जाए। और लेक्चर को प्लीज़ नॉर्मल स्पीड में ना देखा करें, लेक्चर को लगभग 1.5 या 1.75 में लगा के तो जरूर देखें, वरना बिल्कुल आपको ये सब स्लो मो में फील होगा कि हाँ जनाब ऐसे ऐसे सर लिख रहे हैं और ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसको स्पीड में देखिए। अगर आप स्पीड में देखने से कई फायदे हैं। आप स्पीड में देखेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, टाइम बचेगा तो आपका रिवीजन भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो स्पीड में ही लेक्चर को देखना चाहिए, और स्पीड में लेक्चर देखो तो वो ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भैया लेक्चर अच्छा चल रहा है। ठीक है, जो सेटेलाइट डीएनए है इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं दिखाते हैं। अब आने वाली है कहानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अभी तक तो इसकी समझो बचपन की कहानी चल रही थी, अब आने वाली है इसकी जवानी। मिनी सेटेलाइट यूज्ड इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ठीक है, मिनी सेटेलाइट को हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए टीआर थे। ठीक है, VNTR वो ही इसके अंदर आएंगे। ठीक है, मिनी सेटेलाइट के अंदर क्या था हमारा VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट के ऊपर ही हमारी समझो जेनेटिक वो हमारी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टिकी हुई है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट क्या होते थे आपको बताते हैं। जैसे कि ये हमारा रहा डीएनए, ये डीएनए है। ठीक है, ये इसके ऊपर ये सीक्वेंसिंग थी हमारी ACGT ACGT। ठीक है, इसके ऊपर फिर यहाँ पे थोड़ा गैप हुआ, यहाँ पे फिर हमारी सीक्वेंस है ATTGACGE। ठीक है, मान लो इसके अंदर, ठीक है, मान लो यहाँ पे 50 रिपीट हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 50 रिपीट हैं, तो क्या होगा, और 50 रिपीट हैं किसी कारण मान लीजिए 25वें रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आ गई। ठीक है, 25वें रिपीट के किसी एक पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन आ गई। मान लीजिए क्या हमने कहा, यहाँ पे मान लीजिए 50 रिपीट है, टोटल 50 रिपीट, इसके ऊपर 50 रिपीट है, तो क्या होगा, 25वें पे म्यूटेशन आ गई, 25 के ऊपर क्या हो गया, म्यूटेशन आ गई, 25 के ऊपर म्यूटेशन आ गई। तो 24 तक जो सीक्वेंस चलता आ रहा था वो तो सेम रहेगा। ठीक है, जो सीक्वेंस पहले से चलता आ रहा था वो सेम रहेगा, लेकिन 24वें रिपीट के पास बाद जो 25वें रिपीट आएगा उसके बीच में गैप होगा। ठीक है, गैप होगा, और बाद में 25वें रिपीट से 26वें रिपीट से लेके 50वें रिपीट तक फिर सेम हो जाएगा मामला। तो यहाँ से 26वें रिपीट से 50वें रिपीट तक मामला सेम रहेगा। हमने क्या बताया कि मान लीजिए जैसे कि एक डीएनए है, डीएनए में 50 रिपीट है और 25वें रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आ चुकी है। ठीक है, 25वें रिपीट के अंदर म्यूटेशन आ चुकी है, तो 1 से लेके 24 तक जो हमारे रिपीट हैं वो तो सेम रहेंगे। 25वां म्यूटेट हो चुका है, 25वां जो रिपीट है वो म्यूटेट हो चुका है, तो वहाँ पे एक गैप आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक गैप आ जाता है, वो 25वें को छोड़ के 26 से लेके 50 तक फिर आगे के जो रिपीट होंगे वो फिर सेम होंगे। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए ये ह्यूमन ए का है, ह्यूमन ए का डीएनए है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बी का डीएनए देख लेते हैं। अरे जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ह्यूमन बी है, क्या है मेरे लाल पाल गोपाल, यहाँ पे ह्यूमन बी। ठीक है, इसी तरह ह्यूमन बी के अंदर मान लीजिए ये उसका रहा ह्यूमन बी का क्या, डीएनए, ये रहा ह्यूमन बी का डीएनए। ठीक है, इसके ऊपर 100 रिपीट है, टोटल रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 रिपीट इसके ऊपर बने, लेकिन हम मान लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं कि इसके ऊपर टोटल कितने रिपीट है, टोटल है 100, टोटल 100 रिपीट, टोटल इसके ऊपर जो रिपीट है वो टोटल रिपीट है 100।
अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 90वें रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आ चुकी है। म्यूटेशन एट 90 रिपीट, 90 रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आ चुकी है। तो यहां पे भी क्या होगा, वही मेथड होगा कि 1 से लेके 89 तक जो रिपीट थे, ठीक है, वो 1 to 89 ये जो रिपीट होंगे वो सेम होंगे। जो 90वां रिपीट था वो म्यूटेट हो चुका है, ठीक है। 1 से 89 तक जो रिपीट थे वो सेम थे और 90वां जो रिपीट है वो अब म्यूटेट हो चुका है। तो यहां पे गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गैप, ठीक है। यहां पे गैप आने के बाद 90वां जो था वो म्यूटेट हो चुका है। तो 91 से लेके 100 तक फिर जो रिपीट होंगे ये सेम होंगे, सेम। तो अब आपको फील आ चुका होगा कि VNTR क्या है और VNTR क्यों सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्यों सभी ह्यूमंस के अंदर अलग अलग है। क्योंकि उसके किसी भी रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आ सकती है, क्योंकि उसके किसी भी रिपीट के अंदर म्यूटेशन आ सकती है। म्यूटेशन इसलिए आ सकती है क्योंकि उसके रिपीट थे वो ज़्यादा लार्ज थे, उसके अंदर जो नाइट्रोजनी बेसेस थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, वो ज़्यादा हाईली डेंसिटी के थे, तो इसीलिए उनके ऊपर म्यूटेशन आ सकती है। मान लीजिए किसी ह्यूमन ए था, उसके 25वें रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आई थी। ये ह्यूमन बी है, इसके 90वें रिपीट के ऊपर म्यूटेशन आ चुकी है, ठीक है। म्यूटेशन से क्या होता है, वेरिएशन आ जाती है, मतलब चेंजेस आ जाती हैं। तो तभी ये वेरिएबल है, क्योंकि इसका जो नंबर है वो वेरिएबल है, किसी भी ह्यूमन के अंदर सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हमें यही डिफरेंस निकालना था, डीएनए के अंदर, वो अब निकल चुका है VNTR के थ्रू। अब ये VNTR के थ्रू क्या हुआ है, जो हमारा डिफरेंस था वो निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि भैया कि हाँ, ह्यूमन के ए के अंदर जो म्यूटेशन हुई थी, वो 25वें क्रोमोसोम के ऊपर हुई थी, 25वें क्रोमोसोम के नहीं, 25वें रिपीट के ऊपर हुई थी। और जो ह्यूमन बी है, इसके 90वें रिपीट के ऊपर म्यूटेशन हुई थी। अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये घटनाक्रम के ऊपर ये हमें ब्लड मिला था दोनों का, ठीक है। एक पे जो म्यूटेशन हुई वो हुई कहाँ पे, एक पे जो म्यूटेशन हुई वो हुई 25वें पे, एक पे हुई 90वें पे। अब यही म्यूटेशन वाले डीएनए और सस्पेक्टेड डीएनए जो होगा, ठीक है, उसको मैच कराते हैं। अगर मैचिंग हो जाती है, ठीक है, अगर मैचिंग हो जाती है तो हम मान लेते हैं हाँ भैया घटना इसी ने की थी। तो आपको अब फील हो रहा होगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से हुई है, ठीक है। तो अब आगे का मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे हाँ, अब आगे भी कहानी चलेगी। तो हमने आगे का थोड़ा प्रोसेस बता दिया, अब इसके आगे भी कहानी है। इसके लीजिए, मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। मान लीजिए ये किसी ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है, ठीक है, ये 3 है। क्या है, ये कोई ह्यूमन ए है, यहां पे भी क्रोमोसोम नंबर 3 है ह्यूमन बी का, क्रोमोसोम नंबर 3 ये रहा ह्यूमन बी का। ठीक है, ये रहे और अब हम क्या करेंगे, जो हमारा VNTR था, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, इनके हम एक मेथड होता है लैब के अंदर VNTR का क्या करते हैं, हम VNTR प्रोब बनाते हैं। VNTR प्रोब क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होते हैं, इनको पहले हम सिंगल स्ट्रैंड का बनाते हैं और इनके साथ कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जोड़ देते हैं। मतलब सिंगल स्ट्रैंड DNA प्लस रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव, इसको हम बोलते हैं VNTR प्रोब। अब इस VNTR प्रोब को क्या करते हैं, ये VNTR जो प्रोब होते हैं ये इन क्रोमोसोम के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि VNTR प्रोब लैब के अंदर मौजूद होते हैं। जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम के ऊपर जो सीक्वेंस रहा है, क्या जो सीक्वेंस रहा है, ये ATCG, ठीक है, ये सीक्वेंस रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि A हमेशा T के आगे जुड़ेगा, ठीक है, और C हमेशा G के आगे जुड़ेगा। तो यहाँ पे A है, तो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री DNA होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब होगा, तो वहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेसिस होगा, वहाँ पे T होगा। यहाँ पे T है तो वहाँ पे A होगा, और यहाँ पे G है तो वहाँ पे C होगा, यहाँ पे C है तो यहाँ पे G होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोब होते हैं वो हमारे लैब के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
ये रहा हमारा प्रोब, VNTR प्रोब, VNTR प्रोब, ये रहा हमारा VNTR प्रोब प्लस रेडियो एक्टिविटी। यहां पे मान लीजिए कोई चीज हमने जोड़ दी जो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी यहां पे हमने जोड़ दी। ठीक है, तो जो VNTR है, अब क्या करते हैं, VNTR जो ये है, अब इसको हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो VNTR है इसको हम लगाते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। मान लीजिए जब हमने इसको इसके ऊपर लगाया तो यहाँ पे 4 बैंड बने, ये यहाँ पे 4 बैंड बने, 4 बैंड बने। अब मान लीजिए यही VNTR इसको ऊपर लगाया, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन है, ठीक है, यहाँ पे 4 बैंड बन रहे हैं वेरिएशन के कारण, और मान लीजिए यहाँ पे वेरिएशन कुछ ज़्यादा है या वेरिएशन अलग है, तो यहीं पे जो बैंड है, यहीं पे जो बैंड है वो बन रहे हैं लगभग 6। वहीं पे बैंड बन रहे हैं 6 बैंड, 6 बैंड, ठीक है। तो मान लीजिए जब हमने ये VNTR प्रोब ह्यूमन ए के ऊपर लगाया तो 4 ही बैंड बने वेरिएशन के कारण, ठीक है, और ये VNTR प्रोब जब हमने ह्यूमन बी के ऊपर लगाया तो यहाँ पे 6 बैंड बन चुके हैं वेरिएशन के कारण। तो क्या होता है, इन्हीं बैंडों को मैच कराते हैं, इन्हीं बैंडों को मैच कराते हैं और सब्सट्रैक्टर से मिलाते हैं, ठीक है। तो चल अब हम स्टेप देखते हैं, स्टेप देखते हैं कौन कौन से हैं। स्टेप अपने देखते हैं हम DNA फिंगरप्रिंटिंग के। आप बताएं, गाना वाना सुनाया जाए, कुछ कॉमेडी वगैरह की जाए। हालांकि माना मैं इतना कॉमेडियन नहीं हूं, लेकिन शायद कुछ कपिल शर्मा, थोड़ा बहुत 250 ग्राम कपिल शर्मा हमारे अंदर भी जिंदा है अभी, ठीक है, 250 ग्राम कपिल शर्मा, माना पूरा 1 किलो नहीं, लेकिन 250 ग्राम कपिल शर्मा हमारे अंदर भी है, ठीक। तो हालांकि कॉमेडी नहीं, तो स्टेप यहाँ पे देखते हैं, स्टेप ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग, स्टेप ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग। राइटिंग देखिए हमारी कहाँ कहाँ भाग रही है, एक कश्मीर में टांग जा रही है एस की, तो एक जा रही है कन्याकुमारी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइसोलेशन ऑफ DNA करेंगे, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ DNA। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो DNA फिंगर प्रिंटिंग है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। एक चाचा थे हमारे, कौन से चाचा थे, जिनका नाम था श्री एलेक जेफरी, एलेक जेफरी। एलेक जेफरी जी ने 1984 में DNA फिंगर प्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी, ठीक है। 1984 में DNA फिंगर प्रिंटिंग की डिस्कवरी की थी। सबसे पहले इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं, आइसोलेशन ऑफ DNA, आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम सोर्स सेल, जो हमारी सोर्स सेल होगी, सोर्स सेल जो सोर्स होगा, ठीक है, जो हमारा सोर्स होगा, सोर्स सेल से DNA निकालते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो ब्लड हो सकता है, ठीक है, हेयर हो सकता है, एंड नल हो सकते हैं, एंड स्लाइवा भी हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, RE, कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंजाइम ना लिखो यार, एंजाइम, कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। जो हमें DNA निकाला है, अब उस DNA को हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, ठीक है, कट विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। एंड नंबर 3, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम को बता सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन का दूसरा नाम जो कॉमन होता है, इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सीजर मतलब कैंची, ठीक है। ये DNA को काटता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से। पर्टिकुलर सीक्वेंस को कौन सा होता है, जिसको हम प्लिंड्रॉम बोलते हैं। अब हम प्लिंड्रॉम आपको अलग बताएंगे, फिलहाल आप जान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर DNA के ऊपर सीक्वेंस होता है जिसको हम प्लिंड्रॉम बोलते हैं। उन्हीं सीक्वेंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम DNA को कट करता है, ठीक है। नंबर 3 हम कराएंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रो नंबर 4 शॉदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। नंबर 4 शॉदर्न ब्लॉटिंग। तो हमने पढ़ लिया जो स्टेप है DNA फिंगरप्रिंटिंग के, सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे। अब हम आपको क्या बताएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और शॉदर्न ब्लॉटिंग, और धीरे धीरे आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है, ठीक है। अंतिम सांसें चली हैं इस टॉपिक की। तो हम देखते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है
जिसमें साइज के हिसाब से और डेंसिटी के हिसाब से, इसमें भी साइज के हिसाब से और डेंसिटी के हिसाब से कटे हुए डीएनए को अलग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका डीएनए है, ये आपका जो डीएनए रहा, इस पे आरई ने वर्क किया, कट विद आरई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इस पे वर्क किया और इसको टुकड़ों में काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया। अब ये टुकड़े कट गए भैया, मान लीजिए इतना लंबा डीएनए था, इसको कई भागों में काट दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमें बिल्कुल एक साइज के डीएनए प्राप्त करने हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें एक साइज के डीएनए प्राप्त करने हैं, तो एक मेथड आता है जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है कि एक प्लेट होती है हमारी, किस तरह से एक प्लेट बनाते हैं, ठीक है। एक प्लेट है जैसे कि मान लीजिए ये, ठीक है। इसमें पहले तो 2 वेल्स होते हैं, वेल्स मतलब गड्ढे, और यहां पे पोर होते हैं, ठीक है। जो कटा हुआ डीएनए है, ये जो कटा हुआ डीएनए है, हम इस प्लेट के ऊपर डाल देते हैं और इस प्लेट के अंदर एक जल भरा होता है। वो जल काहे का होता है, जिसको हम बोलते हैं एग्रोस जल। ये रेड एल्गी से बनता है, ग्लासिलेरिया से। काहे से? इसके अंदर जल होता है उसको हम बोलते हैं एग्रोस जल। और वो जल कहाँ से निकालते हैं हम? रेड एल्गी, हमारा मार्कर भी रेड है, इससे आप रेड एल्गी याद रखना, रेड एल्गी, ठीक है। रेड एल्गी का नाम क्या है, कोई पूछे तो वो भी बता देना आप फट से। ग्लासिलेरिया, हाँ ग्लासिलेरिया, हाँ यही नाम है। रेड एल्गी का जो नाम है वो ग्लासिलेरिया है, ठीक है। तो जो ये कटा हुआ डीएनए है, अब इसको हम इस प्लेट के अंदर डालेंगे। हमें पता होना चाहिए कि इतनी सी नाइट्रोजनी बेसेस होती हैं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक नाइट्रोजन, एन ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड होते हैं, ये सारे बॉन्ड आपके डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं? सब डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो डीएनए का टोटल चार्ज होता है, वो होता है निगेटिव। टोटल चार्ज ऑफ डीएनए, टोटल चार्ज ऑफ डीएनए कैसा है? निगेटिव। किस लिए निगेटिव है? क्योंकि इसके ऊपर नाइट्रोजनी बेसेस हैं, ठीक है, और बहुत से बॉन्ड हैं। उन बॉन्ड के कारण, नाइट्रोजनी बेसेस के कारण इनके ऊपर जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमेशा निगेटिव चीज पॉजिटिव की ओर मूव करती है, ठीक है, या आपस में अट्रैक्ट करती है या मूव करती है। तो जब हम इस कटे हुए डीएनए को इस प्लेट के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डीएनए मूव करता है आगे की ओर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव प्लेट लगा देते हैं, और यहाँ पे डीएनए के ऊपर निगेटिव चार्ज तो होता ही है, ठीक है। तो डीएनए क्या करता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रन करने लगता है, तो बीच में जो यहाँ पे गड्ढे हैं, पोर हैं, इनके बीच में डीएनए फंस जाता है, साइज के हिसाब से और डेंसिटी के हिसाब से फंस जाता है। मान लीजिए यहाँ पे जो मिनी सेटेलाइट था, मिनी सेटेलाइट का मतलब जो जिसके अंदर VNTR ज़्यादा थे, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट थे, और उनकी रिपीट का जो साइज ज़्यादा था। जब साइज ज़्यादा होगा तो चीज़ें आगे ही फंस जाएंगी, ठीक है। जैसे आप मोटे हो और कमरे में घुसो और कमरे में 4-5 दरवाजे हों, तो पहले दरवाजे में आप फंस जाएंगे, ठीक है, और जो पतला होगा वो फटाक से अंदर निकल जाएगा, ठीक है, वो अंदर निकल जाएगा ना। तो इसी तरह अगर आपका डीएनए का साइज ज़्यादा बड़ा है, अगर वो मिनी सेटेलाइट है, उसके ऊपर जो रिपीट की संख्या है अगर वो ज़्यादा हो रही है तो वो आगे ही फंस जाते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे ही बैंड बना देते हैं इक्वल साइज के, बैंड बना देते हैं। और जो छोटे वाले होते हैं, छोटे वाले डीएनए, वो पीछे जाके बैंड बनाते हैं इस तरह से, और जो और छोटे वाले डीएनए होते हैं वो यहाँ पे बैंड बना देते हैं। इसको जरा हम दूसरे मार्कर से लिखें, शायद आपको दिखे नहीं यार, चलो इससे काम चलाओ, ठीक है। ये एक बैंड बना, लार्ज बैंड इसको लिख सकते हैं, लार्ज बैंड, इसको लिख सकते हैं मीडियम बैंड, और ये है हमारा स्मॉल बैंड, ठीक है, ये हमारा हो गया स्मॉल बैंड। तो इस मेथड के थ्रू क्या हुआ, जो डीएनए था वो साइज के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से अपने अपने बैंड बना के एक्युमुलेट हो गया एक जगह। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेट पे जो डीएनए है उसको हम एक नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर निकालेंगे। क्योंकि इसमें तो हम देख नहीं सकते हैं इस तरह डीएनए, तो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक मेथड आता है जिसे हम सॉदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं। चचा थे वही हमारे, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ही
ये मेथड बना है, साधारण ब्लॉटिंग कहते हैं। साधारण ब्लॉटिंग किसे कहते हैं? जब डीएनए का ट्रांसफर होता है, जब डीएनए का ट्रांसफर करते हैं किसी हम जड़ से किसी मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं साधारण ब्लॉटिंग। ठीक है, तो इसको मिटा दीजिए, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जितने साइंटिस्ट थे सब हमारे चचा ही थे। अल्बर्ट चचा थे, न्यूटन चचा थे, अलेक्स जेफरी चचा थे, डार्विन चचा थे। डार्विन तो दादा रखते थे हमारे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, दादा की तरह थे। ठीक है, तो चलिए हंसी मजाक ना करें और आ जाते हैं कहाँ पे? साधारण ब्लॉटिंग कर रहे थे हम। साधारण ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग का मतलब होता है किसी चीज का ट्रांसफर करना, ब्लॉटिंग। इसको लिख सकते हैं हम डीएनए का ट्रांसफर करना है, डीएनए ट्रांसफर ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए का ट्रांसफर करेंगे क्यों? क्योंकि जेल के अंदर अगर हम डीएनए देखें तो डीएनए को देख नहीं पाएंगे, और नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर रेडियोग्राफी जब करेंगे, रेडियो एक्टिवग्राफी क्या होती है? जब हम नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सरेज वगैरह डालते हैं, ठीक है, एक्सरेज वगैरह डालते हैं, तो हमें डीएनए का इमेज बहुत साफ साफ दिखने लगता है, जिससे हम साइज ऑफ डीएनए जिससे हम साइज ऑफ डीएनए आराम से देख सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो हमारी ये प्लेट थी, ये हमारी प्लेट थी, इसके अंदर क्या था? इसके अंदर डीएनए हमारा मौजूद था। ठीक है, इसके अंदर हमारा डीएनए मौजूद था साइज के हिसाब से। यहाँ पे वेल्स थे, वेल्स मीन्स गड्ढे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और इसके बीच में क्या होता है? यहाँ पे एक सोल्यूशन भरा होता है जिसे बफर विलन भी कहते हैं, बफर सोल्यूशन बोल सकते हैं। इनके बीच में डाल दीजिए हम सोल्यूशन, एक विलन डाल देते हैं जिसे हम बोलते हैं बफर सोल्यूशन। इसको हम बफर सोल्यूशन बोलते हैं। अब क्या करते हैं, इसके नीचे और इसके ऊपर, ठीक है, इसके नीचे एक लगाते हैं हम फिल्टर पेपर। इसके नीचे लगाते हैं हम क्या? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर वो ना समझिए, फिल्टर वो ना समझिए जो आप इंस्टाग्राम पे लगा के काले को गोरा बना देते हैं, गोरे को काला बना देते हैं। ठीक है, सीधे को टेढ़ा बना देते हैं, टेढ़े को सीधा बना देते हैं। ये वो वाला फिल्टर नहीं है, ये है फिल्टर पेपर, जो इन डीएनए के नीचे लगा दिया जाता है। और इसके ऊपर क्या लगाया जाता है? इनके ऊपर लगा दी जाती है नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये अपनी हो गई, अपनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी नायलॉन मेम्ब्रेन, नायलॉन। ठीक है, थोड़ा सुंदर सुंदर लिखें यार। एक तो जब नीचे डायग्राम बना होता है तो ऊपर लिखते हुए बनता नहीं है यार। नायलॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पे क्या होगा? जो बफर सोल्यूशन भरा है और नीचे फिल्टर पेपर लगा है, ठीक है, बफर सोल्यूशन भरा है और नीचे फिल्टर पेपर लगा है, और यहां पे भी एक फिल्टर पेपर लगा होता है। ठीक है, यहां पे भी एक फिल्टर पेपर लगा होता है। हमारे पास मार्कर एक ही कलर का है तो आप इनको डिस्टिक नहीं कर पाएंगे, लिख देते हैं यहाँ पे हम फिल्टर पेपर। आप पहचान नहीं पाएंगे कौन फिल्टर पेपर कौन नायलॉन मेम्ब्रेन है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। इनके नीचे भी फिल्टर पेपर लगा होता है, इनके ऊपर भी फिल्टर पेपर लगा होता है। जब बफर सोल्यूशन मूव करता है थोड़ा सा भी, जब बफर सोल्यूशन का थोड़ा भी मूवमेंट होता है यहाँ पे, तो क्या होता है? ये जो डीएनए है ये नीचे से ऊपर की ओर मूव करता है। डीएनए मूव अपवर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं हम डीएनए मूव अपवर्ड। डीएनए ऊपर की ओर मूव करता है एंड अटैच विद नायलॉन मेम्ब्रेन। डीएनए यहां से मूव करता है और नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब हमें डीएनए नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर मिल चुका है। ठीक है, डीएनए हमें नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर मिल चुका है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं साधारण ब्लॉटिंग। एक आती है हमारी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग भी आती है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग, तीन प्रकार की ब्लॉटिंग होती है। किस किस लिए होती है देखते हैं। वी हैव थ्री टाइप ऑफ ब्लॉटिंग। नंबर फर्स्ट साधारण ब्लॉटिंग, नंबर फर्स्ट साधारण। साधारण आप याद रखिए साउथ के हीरोओं से, साधारण ब्लॉटिंग। नंबर टू नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड नंबर थर्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग।
ठीक है। हमारे पास 3 टाइप की ब्लॉटिंग होती है। कौन कौन सी होती हैं? सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग तो आपने पूरा प्रोसेस देख लिया, क्या है का इसके अंदर ट्रांसफर होता है, बताइए। इसके अंदर ट्रांसफर होता है डीएनए का, डीएनए ट्रांसफर किया जाता है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर ट्रांसफर लिख देते हैं, डीएनए ट्रांसफर, डीएनए ट्रांसफर। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग के अंदर आरएनए का ट्रांसफर होता है, आरएनए, आरएनए ट्रांसफर। एंड बची वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग के अंदर प्रोटीन का ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर। अब हमें क्या हुआ, अब क्या करेंगे, जो नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए हमें प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है, क्या करेंगे अब दिखाते हैं आपको। हम ले चलते हैं घटनाक्रम पे। चलिए कहाँ चलते हैं? घटनाक्रम पे। घटना, जहां पे घटना हुई थी, जहां पे घटनाक्रम हुआ था, जहां घटना घटी थी, घटनाक्रम, जहां पे घटनाक्रम हुई थी, तो अब हमें डीएनए मिल चुका है, ठीक है, डीएनए मिल चुका है नायलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए ये है सस्पेक्टेड का डीएनए, ये है सस्पेक्टेड का डीएनए जिसके हमें शक है, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए बैंड है 2, मीडियम बैंड एंड फिर एक लार्ज बैंड, ठीक है। इस तरह का जो बैंड का पैटर्न है ये सस्पेक्टेड के ऊपर दिख रहा है। ये रहा सस्पेक्टेड पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन। जो बैंड का पैटर्न है वो सस्पेक्टेड पर्सन के ऊपर इस तरह दिख रहा है, ऊपर बैंड है, बीच में और नीचे बैंड है। अब चलो हम अपने डीएनए का जो पैटर्न है उसको हम दिखाते हैं किस तरह होगा, ठीक है। ये रहा मेरे डीएनए का पैटर्न, ठीक है, ये रहा मेरे डीएनए का पैटर्न। अब मेरे डीएनए के पैटर्न के ऊपर बैंड कितने आपको दिख रहे हैं? यहाँ पे जो बैंड के नंबर हैं वो हैं 3, यहाँ पे जो बैंड के नंबर हैं वो हैं 5, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड है 5। अब घटनाक्रम पे जो डीएनए मिला था, ठीक है, अब घटनाक्रम के ऊपर जो डीएनए मिला था उसको हम देखते हैं। ये रहा मर्डर वाला डीएनए, मर्डर, भैया CID आ रही है, मर्डर, मर्डर्ड डीएनए, जहां पे मर्डर हुआ था ये रहा वो वाला डीएनए। अब इसका जो डीएनए का पैटर्न है वो किस तरह है? मीडियम, लार्ज, ठीक है। अरे भैया ये सस्पेक्टेड वाले तो गए, सस्पेक्टेड वाले तो उनका काम लग गया, फॉरेंसिक टीम को उठा ले जाएगी। क्यों उठा ले जाएगी? क्योंकि जो मर्डर जहां पे हुआ था, ठीक है, जहां पे मर्डर हुआ था वो वाला डीएनए, उस डीएनए का पैटर्न देख लीजिए। यहाँ पे नंबर ऑफ बैंड कितने हैं? नंबर ऑफ बैंड है यहाँ पे 3, यहाँ पे नंबर ऑफ पैटर्न कितने हैं? 3 है नंबर ऑफ बैंड, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ बैंड 3 है। हमें भैया जिसके ऊपर शक था, ठीक है, लल्लू जी आपने मर्डर किया था, हमें लल्लू के ऊपर शक था और शक सही निकला, ठीक है, शक सही निकला तो अब तो पकड़ लिए गए। 3 बैंड इसके अंदर पाए गए हैं, 3 बैंड इसके अंदर पाए गए हैं। तो भैया यही तो थी हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन्हीं बैंड को निकाल के मैच करके हम पता करते थे, शुरुआत से बताते आ रहे हैं। पहले डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस के बाद हम मैच करेंगे। जब मैच हो जाएगा तो हम जान जाएंगे भैया मर्डर किसने किया था, ठीक है। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक अगले धमाकेदार लेक्चर में, ठीक है, अगले धमाकेदार लेक्चर में। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें, क्योंकि शेयर करेंगे उनको भी फायदा होगा। ये एक लेंथी टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था, जिसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि यार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। कोई फिंगरप्रिंट से क्या सस्पेक्टेड को पता करते हैं, या फिंगर की प्रिंट से? हम तो छोटे थे तो यही समझते यार कुछ होगा, फिंगर की प्रिंट से पता कर लेते होंगे। ऐसा मामला नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बस एक नाम दिया गया है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस जो हम ये सब बता चुके हैं वो सब प्रोसेस था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।